एम्प्लॉयज़। जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी, हम लोगों ने इंडक्शन के बारे में बात की। अब मैं स्पेशली, जैसे मैं कंस्ट्रक्शन फील्ड से बिलोंग करता हूँ या एक इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, तो मैं इंडस्ट्रियल सेफ्टी के बारे में बात करना चाहूँगा कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी में हम लोग इंडक्शन में क्या क्या चीज़ें हम लोग अ, बात कर सकते हैं। जब आप इंडक्शन देते हैं तो एम्प्लॉयज़ को किस किस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, मैं वो छोटे छोटे मेन पॉइंट्स आपको क्लियर आउट करना चाहूँगा। अगर आप एक इंडक्शन, आपके इंस्टीट्यूशन में कोई भी इंडक्शन बनाने जा रहा है, इस वीडियो को देख के आप लोग चाहते हैं कि आप इंडक्शन बनाएं अपने एरिया की, आप लोग एम्प्लॉयज़ को इंडक्शन देना शुरू करें, आप लोग चाहते हैं, तो मैं वो छोटे छोटे पॉइंट्स, लाइक फर्स्ट पॉइंट ये होता है कि आप अपने इंस्टीट्यूशन से उनका वेलकम करवाना है, अपने इंस्टीट्यूशन से के बारे में उन लोगों को नॉलेज देना। जो आपके इंडक्टर्स हैं उन लोगों को नॉलेज होनी चाहिए, न्यू एम्प्लॉयज़ है जितने भी या विजिटर्स हैं उन लोगों को आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करती है और यहाँ पे साइट पे किस तरह का काम होता है और किस तरह का काम होने जा रहा है, ये सब चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। उसके अलावा आप अपने मैप, आपका लोकेशन मैप होना चाहिए कि आप कितने बड़े एरिया में काम कर रहे हैं। उसके अलावा या फिर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आपका कितना बड़ा ऑफिस है, वहाँ पे क्या एवैक्यूएशन प्लान है, वहाँ का क्या एग्जिट डोर्स है, वहाँ पे किस एरिया में क्या क्या काम होता है, कहाँ पे एचआर डिपार्टमेंट बैठता है, कहाँ पे आपकी रिसेप्शन है, कहाँ पे इंजीनियर्स बैठते हैं, कहाँ पे नॉर्मल क्लर्क्स बैठते हैं, वो सारी इंट्रोडक्शन होनी चाहिए। उसके अलावा आपका जो प्रोजेक्ट पे काम करने आए हैं आपके एम्प्लॉयज़, उसके बारे में कि यहाँ पे किस तरह का काम होता है। अगर आप कंस्ट्रक्शन में है तो हाँ जी, यहाँ पे कास्टिंग होगी, यहाँ पे फैब्रिकेशन होगी, यहाँ पे वेल्डिंग वर्क होगा, यहाँ पे सी में काम होगा, ये सी वर्किंग ओवर द वाटर होगा, ये सारी चीज़ें। अगर आप केमिकल इंडस्ट्री में, तो यहाँ पे इस तरह का केमिकल स्टोर होता है, यहाँ पे इस तरह का केमिकल के साथ काम होता है। आपकी केमिकल इंडस्ट्री में आप अगर काम कर रहे हैं तो केमिकल में कौन से केमिकल के साथ आप लोग काम करने जा रहे हैं, उससे रिलेटेड क्या हैज़ार्ड्स हैं, उसके काम करने के लिए आपके क्या डूज़ हैं, डू नॉट्स हैं, वो सब चीज़ें एम्प्लॉयज़ को आपने बताना है। एम्प्लॉयज़ में ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट कैसे काम करता है, कौन प्रोजेक्ट मैनेजर है, प्रोजेक्ट मैनेजर से नीचे इंजीनियर कौन है, सुपरवाइज़र कौन है, फॉरमैन कौन है, लेबर कौन है, वो कैसे किसको रिपोर्टिंग करेंगे, रिपोर्टिंग चार्ट होना चाहिए। एक इंडक्शन प्रोग्राम इंट्रोड्यूस होने की वजह से आपके ऑफिस में बहुत बड़ी हेल्प मिलती है आपके हज़ार्ड्स को फाइंड आउट करने में, क्योंकि अब आप इंडक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ को, तो वो भी एक सेफ्टी आइज़ हो जाती है, वो भी एक सेफ्टी ऑफिसर्स की आइज़ हो जाती है। तो अगर वो अच्छे से ट्रेनिंग लेंगे तो वो भी एक सेफ्टी ऑफिसर की एक्स्ट्रा आई की तरह काम करेंगे। जब वो साइट पे जाएंगे उनको कोई ऐसा हैज़ार्ड मिलेगा जो आज डे टू डे वर्किंग में कोई नया हैज़ार्ड इंट्रोड्यूस हो गया साइट पे, वो तुरंत ही सेफ्टी ऑफिसर या आपके किसी अपने सीनियर सुपरवाइज़र को इन्फॉर्म करेंगे। तो हैज़ार्ड फाइंड आउट होने से वो उससे रिलेटेड जो रिस्क हैं वो हम तुरंत ही उसको कम कर पाएंगे या ख़त्म कर पाएंगे रिस्क को। कि रिस्क को या तो वो हैज़ार्ड ही रिमूव कर दिया साइट से, अगर वो वेल नहीं है तो उससे रिलेटेड रिस्क कैसे कम हो सकते हैं, उससे रिलेटेड रिस्क कैसे कम किए जा सकते हैं, उस बारे में हम लोग ट्रेनिंग दे सकते हैं। वो जो डेली टूल बॉक्स टॉक्स होती हैं उसके बारे में भी हम धीरे धीरे आएंगे, टूल बॉक्स टॉक्स क्या है। तो वो उस चीज, वो जो सेफ्टी की आइज़ होती है वो आपको हेल्प करेंगी आपकी साइट को और सेफ़र बनाने के लिए। उसके अलावा जब आप इंडक्शंस वगैरह देते हैं साइट पे, तो साइट पे जो कल्चर है एक्सीडेंट्स और इंसिडेंट्स को छुपाने का, नियर मिसेस को छुपाने का, या नियर मिस कभी आप रिपोर्ट ही नहीं करते, एक्सीडेंट्स कभी रिपोर्ट ही नहीं होते। छोटी सी उंगली कटी, आपने कपड़ा बांधा, काम ख़त्म हो गया, छोटा कोई आपने रिपोर्टिंग ही नहीं की, वो चीज़ एक गलत कल्चर है। वो छोटी उंगली कब, जो छोटी उंगली पे कोई कटिंग हुई है, वो कभी भी एक लेसरेशन भी बन सकती है कि आपकी पता लगे उंगली नेक्स्ट टाइम। एक बार तो उंगली कटी, दूसरी बार जो है पूरा हाथ ही कट गया। तो वो चीज़ें, कोई छोटा इंसिडेंट बड़े में ना कन्वर्ट हो जाए, उस चीज़ को रोकने के लिए हम लोगों को एक सेफ्टी पॉलिसी, सेफ्टी कल्चर अपने इंस्टीट्यूशन में लाना बहुत ज़रूरी है। इंडक्शन दे रहे हैं तो उसमें आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपका जो इंडक्टर है, सामने जो इंडक्शन ले रहा है, वो किस लैंग्वेज का बोलना जानता है, किस लैंग्वेज को समझता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोगों इंग्लिश में इंडक्शन दे रहे हैं और सामने वाला पर्सन इंग्लिश को जानता ही ना हो, आप हिंदी में इंडक्शन दे रहे हो और सामने
बोला हाँ हाँ बोल रहा है, और उसके बाद उससे कुछ पूछा गया तो उसको आता ही नहीं, क्योंकि उसमें के लिए एक लैंग्वेज बैरियर है। वो हिंदी नहीं जानता, वो मलयालम जानता है, वो केरला की लैंग्वेज जानता है, या वो तमिल लैंग्वेज जानता है, वो महाराष्ट्रन लैंग्वेज जानता है। तो वो चीज़ें आप लोगों को हमेशा कंफर्म करनी है। आपके एरिया में हर तरह की लेबर काम करने आएगी, हर तरह का एम्प्लॉयज़ आएगा, पूरे इंडिया में हर तरह के एम्प्लॉयज़ इधर से उधर काम करते हैं। उसके बाद फॉरेनर्स भी आते हैं, फॉरेनर्स से कैसे इंग्लिश में बात करनी है, कैसे आप लोगों ने इंट्रोडक्शन देना है अपनी कंपनी को, सारी चीज़ें आप लोगों, आपका ट्रेनर खुद भी पहले ट्रेन होना चाहिए। आप जिस भी ट्रेनर को अपने इंस्टीट्यूशन में लेके आएंगे वो पहले से खुद भी ट्रेंड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका ट्रेनर ही खुद ही ट्रेंड ना हो और उसको ही ना पता हो कि ट्रेनिंग कैसे देनी है या साइट पे क्या क्या हैज़ार्ड्स हैं। तो आपका ट्रेनर भी ट्रेंड होना चाहिए। उसके अलावा आपके ऑफिस में कोई फायर एक्सटिंग्विशर्स है, फायर एक्सटिंग्विशर से उनको इंट्रोडक्शन करवाना। फायर एक्सटिंग्विशर में 5 तरह के फायर एक्सटिंग्विशर आते हैं, उस एक्सटिंग्विशर्स को कैसे यूज़ करना है, कैसे उनकी मेंटेनेंस रखनी है, कैसे उनका ध्यान रखना है, वो सब चीज़ें भी उनको पता होनी चाहिए कि फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करने से पहले क्या क्या चीज़ें आपने चेक करनी है। अगर ट्रेंड है आप तभी फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करेंगे। अगर आपके वहाँ पे फायर मार्शल या फायर ट्रेंड एम्प्लॉई अवेलेबल है तो वो ही फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करेगा। इन केस ऑफ इमरजेंसी, ऐसी कोई इमरजेंसी आ गई कि आप किसी रूम में फंसे हुए हैं और वहाँ पे एग्ज़िट गेट पे उस पर फायर हो गई है, तो आपको इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करना ही पड़ेगा तो आप कैसे यूज़ करेंगे, आपके एम्प्लॉई को पता होना चाहिए। वो अपनी जान भी बचा सकता है और अपने साथ कोई और अगर फंसा हुआ तो उसकी जान भी बचा सकता है। और उसके अलावा आपका इवैक्यूएशन प्लान होना चाहिए उसके अंदर, कि इन केस ऑफ अर्थक्वेक, इन केस ऑफ फायर, इन केस ऑफ नेचुरल क्लैमिटी, हमने सब एम्प्लॉयज़ ने कहाँ पे असेंबल होना है। जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन में लिफ्ट्स होंगी, तो इन केस ऑफ इमरजेंसी हमें लिफ्ट्स यूज़ नहीं करनी है। ये बहुत कॉमन है, आजकल सभी को पता होगा। अगर किसी को नहीं पता तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को बताना है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी हमें लिफ्ट्स यूज़ नहीं करनी है। कुछ भी हो जाए इमरजेंसी के टाइम में लिफ्ट्स यूज़ नहीं करनी है, हम सिर्फ स्टेयर्स का यूज़ करेंगे और बड़े कामली बाहर निकलेंगे और अपना असेंबली पॉइंट पे असेंबल हो जाएंगे। इससे और जो असेंबली पॉइंट्स हैं वो कहाँ कहाँ हैं, एवैक्यूएशन डोर कहाँ कहाँ हैं, फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ कहाँ है आपकी बिल्डिंग्स में, आपके इंस्टीट्यूशन में, वो आपके इंडक्शन के अंदर ही इंट्रोड्यूस होगा। इंडक्शन के अंदर ही एम्प्लॉयज़ को पता होगा कि इस लोकेशन पे फायर एक्सटिंग्विशर पड़ा है, इस लोकेशन पे ये एवैक्यूएशन डोर है, ये असेंबली पॉइंट है। इन केस ऑफ इमरजेंसी हम लोगों को ये फॉलो करना है। इन केस ऑफ एक्सीडेंट होने के टाइम पे किसी कोई हाइट से गिर गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो इन केस ऑफ एक्सीडेंट हु विल प्रोवाइड द फर्स्ट एड, ये एम्प्लॉयज़ को पता होना चाहिए। कि फर्स्ट एड से भी पहले एम्प्लॉय को पता होना चाहिए कि एक्सीडेंट को रिपोर्ट कहाँ करना है, रिपोर्टिंग कैसे करनी है। इन केस अगर एम्प्लॉय को खुद को ही चोट लग जाए और उसको पता होना चाहिए कि मेरे को इमरजेंसी में मेरे को चोट लग गई, अब मेरे को कैसे फर्स्ट उसका जो साथी हेल्पर है वो उसकी कैसे हेल्प कर सकता है। बेसिकली अगर एक एम्प्लॉय को चोट लगी, अगर दूसरा दोनों ट्रेंड है तो दूसरा एम्प्लॉय सही सुपरवाइज़र को या फर्स्ट एडर को कॉल करके इमरजेंसी सर्विसेज मंगवा सकता है ऑन द साइट, और ईज़िली हम उस इंजर्ड पर्सन की लाइफ सेव कर सकते हैं। वो चीज़ें डिस्कस होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एट द टाइम ऑफ इंडक्शन। उसके अलावा आपके हैज़ार्ड्स, साइट पे कैसे हैज़ार्ड्स है, लाइक आप कंस्ट्रक्शन फील्ड से बिलोंग करते हैं तो कंस्ट्रक्शन फील्ड में एक्सकावेशन, व्हीकल्स, उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, वर्किंग एट हाइट, वेल्डिंग वर्क, ग्राइंडिंग वर्क, ये इस तरह के बहुत सारे हैज़ार्ड्स होते हैं। आप किसी केमिकल फैक्ट्री में काम करते हैं तो वहाँ पे केमिकल से रिलेटेड ही बहुत सारे हैज़ार्ड्स है। किस तरह का केमिकल है, उसका क्या रिएक्शन होगा, उस केमिकल को वाटर के साथ स्टोर करना है या नहीं करना, उस केमिकल को ऑक्सीडाइज होना देना है या नहीं होने देना, ऑक्सीडाइज होगा तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, उससे नोज़ हैज़ार्ड, आईज हैज़ार्ड, मतलब आपको वो चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपके केमिकल कहीं आइज़ में लग गया तो आपको क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस करनी पड़ती हैं एट द टाइम। उसके अलावा एक एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा इशू आ जाता है। अभी हम इंडिया में हम लोगों की क्या आदत है कि कुछ भी केमिकल बच गया, कुछ भी कुछ हुआ, डब्बा पलटा, डब्बे को साफ़ किया, दोबारा रीयूज़ कर लिया हम लोगों ने। वो
जो एट द एंड जो आपने वो डब्बे में केमिकल था, बॉक्स में जो केमिकल था, जो जार में केमिकल था, वो केमिकल कहाँ गया? आपके वो नॉर्मल स्ट्रीम में चला गया, जो डेली आपका वाटर जो रिसाइकल होके फिर दोबारा आपके घर पे आएगा और आप उसी को पिएंगे, या फिर वो किसी ना किसी रिवर में या किसी कनाल में जाके मिल जाएगा, और उसके बाद वो फिर फर्ट आपके आपके ग्राउंड्स में आ जाएगा, ग्राउंड लेवल में चला जाएगा, ग्राउंड वाटर में मिक्स हो जाएगा, या फिर वो कहीं ना कहीं कल्टीवेशन के लिए यूज़ हो जाएगा वो वाटर। कहीं ना कहीं वो केमिकल फिर दोबारा हमारे लाइफ साइकिल में, हमारे फूड सिस्टम में आना शुरू हो जाएगा। तो उस वो चीज़ों के बारे में हम लोग गौर ही नहीं करते। हम लोगों को सिर्फ ये है कि कैसे केमिकल को, जो बच गया केमिकल, या कोई पेंट बच गया या कोई केमिकल बच गया, कैसे उसको थ्रो किया, अपनी जान छुड़ाई और काम ख़त्म। लेकिन वो वैसा ही सिस्टम साइट्स पे आपके वर्क एरिया में नहीं होना चाहिए। आप घर में तो गलती कर ही रहे हैं, घर में भी वो कल्चर सही करना चाहिए। वो तब आप कर पाएंगे जब आपका इंस्टीट्यूशन उसको फॉलो करेगा, आपको सिखाएगा कुछ, तभी आप वो कुछ कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लाइक वो केमिकल्स की वेस्टेज, केमिकल की जो आपकी एनवायरनमेंट के साथ मिसहैंडलिंग है, वो चीज़ रोकना। उसके अलावा सेफ डिस्पोजेबल ऑफ hazardous मटेरियल लाइक पेंट्स, केमिकल्स। उसके अलावा सेफ डिस्पोजेबल ऑफ योर फूड वेस्ट, योर रिसाइकलेबल वेस्ट, इसकी डिस्पोजेबल, ये सब इंस्टीट्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। लाइक आप कहीं पे काम कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन में, और ऐसी कोई सेफ्टी पॉलिसी नहीं है, आपके कुछ पेपर वेस्ट हो गए, आपने उठा के उसको जस्ट डस्टबिन में थ्रो कर दिया, अपनी ड्यूटी ख़त्म कर ली। लेकिन हम उसको पेपर को रिसाइकल कैसे कर सकते हैं? मैं एक इंस्टीट्यूशन में काम करता था, वहाँ पे एक कल्चर था कि अगर जो पेजेस बाय एनी चांस गलत प्रिंट हो गए हैं या कुछ प्रॉब्लम आ गई है, उसका अगर कोई ऐसा पेज वेस्ट हो गए हैं, तो वेस्ट पेजेस को थ्रो नहीं करते थे, वो वेस्ट पेजेस को रिसाइकल करते थे। और रिसाइकलिंग के लिए उन वेस्ट पेजेस को इकट्ठा करके दोबारा से प्रिंटर में डाल दिया जाता था, कि जो एक साइड ख़राब हुई है एटलीस्ट अदर साइड पे आप प्रिंट कर सकें, सिंगल सिंगल प्रिंट निकाल सकें। ये बहुत सारी इंस्टीट्यूशन में सेफ्टी कल्चर है। इससे आपके एम्प्लॉयर के पैसे भी बचेंगे, और आपका एक एनवायरनमेंट के लिए आप अपना योगदान भी दे पाएंगे। एनवायरनमेंट के लिए आप एक हेल्प भी कर पाएंगे कि आपका एनवायरनमेंट इससे पोल्यूट ना हो, अननेसेसरी पेपर से, कार्डबोर्ड से। बहुत सारी चीज़ें जो हम रिसाइकल कर सकते हैं। बहुत सारे वर्क इंस्टीट्यूशन में पेपर वर्क इतना ज़्यादा होता है, पेपर वर्क जो है इतनी वेस्टेज निकलती है, उस वेस्टेज को हम सीधा थ्रो कर देते हैं डस्टबिन में। लेकिन उसको रिसाइकल करने का भी एक तरीका है कि हम उसको इकट्ठा करके रिसाइकल भी कर सकें। रिसाइकलिंग से ऑफ कोर्स आपको भी पता है कि रिसाइकलिंग के लिए अगर आप देंगे तो आपको कुछ ना कुछ उससे पैसे ही मिलेंगे। लेकिन आप वो रिसाइकलिंग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, बजाय आप उसको थ्रो करें और वो बाहर वो किसी नाली या किसी कनाल में जाके उस, या जगह जगह रोड पे बिखरे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। प्लास्टिक वेस्ट हो गया, इलेक्ट्रिकल आइटम्स का वेस्ट हो गया, आप किसी ऑयल फील्ड में काम करते हैं तो ऑयल या ऑयल से रिलेटेड कुछ वेस्टेज मटेरियल हो गया। इनकी चीज़ों की सेफ़ डिस्पोजेबल होती है, वो कैसे हो सकती है, वो चीज़ें आप डिस्कस कर सकते हैं। उसके अलावा उसके अलावा आप अपने एम्प्लॉयज़ को परमिट टू वर्क के बारे में बता सकते हैं कि परमिट टू वर्क एक प्रोसेस है जो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में, इंडिया में तो मैं बोलूँगा कि मुझे नहीं लगता मैंने जहाँ जहाँ इंस्टीट्यूशन में काम किया कहीं पे फॉलो होता है। जहाँ पे मैं गया उसके बाद मैंने फॉलो करवाना शुरू किया, नहीं तो इससे पहले वर्क टू परमिट एक सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है, एक पेज है, डेली साइन कराया, दैट्स इट। उसके अंदर क्या वर्क टू परमिट में क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल टू साइन, ये सब चीज़ें फॉलो ही नहीं हो रही थी। अब वर्क टू परमिट एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं इस पर बार बार डिस्कशन। परमिट टू वर्क आपके एम्प्लॉयज़ को पता होना चाहिए कि परमिट टू वर्क जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कहीं पे काम करने जा रहे हैं तो आपके सुपरवाइज़र को पता होना चाहिए कि आप वहाँ पे काम करने जा रहे हैं, और वहाँ की परमिशन आपको सिर्फ़ और सिर्फ आपका सुपरवाइज़र और इंजीनियर ही देगा कि आप लोग वहाँ पे सेफ़ली काम कर रहे हैं, प्लस आपका क्लाइंट देगा, जो आपका क्लाइंट है ऊपर आपको काम देने के लिए। वो परमिट टू वर्क डेली साइन होना बड़ा ज़रूरी है, डेली उस पर रिपोर्टिंग होनी, डेली वहाँ के फाइंडिंग्स। वो परमिट टू वर्क के बिना कहीं पे भी वर्क होना ही नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी ये हो रहे काम, और वो गलत चीज़ है। आपको इंस्टीट्यूशन में ये चीज़ें फॉलो करवानी चाहिए। आपको इंस्टीट्यूशन अपने ऑर्गेनाइजेशन में वो परमिट टू वर्क का सिस्टम लाना चाहिए कि डेली आप जो काम करेंगे
वो ऑन द रिकॉर्ड रहेगा, ऑन द बुक्स रहेगा, आपने आज क्या काम किया और कहाँ पे काम किया और उसके लिए परमिट किसने दिया, आपको लॉ किसने दिया है। जनरली आप देखते होंगे कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो गई, एम्प्लॉय काम करने गया, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई और पीछे से आपका जो सीनियर बंदा है वो इस चीज़ से मुकर जाता है कि मैंने किसी को काम करने के लिए नहीं भेजा ऐसे वैसे, क्योंकि परमिट टू वर्क सिस्टम कुछ है ही नहीं। वो एम्प्लॉय ही अकेला फंस जाता है कि हाँ जी वहाँ पे किसने काम करने के लिए भेजा, अनसेफ काम क्यों किया, कौन सुपरवाइज़र था, क्यों नहीं सुपरवाइज हुआ, इसमें सब मैं इधर था मैं उधर था सब बच जाते हैं। तो परमिट टू वर्क होना बहुत ज़रूरी है। आप कहीं पे भी इमरजेंसी एरिया में काम कर रहे हैं कि ऊपर से वायर्स जा रही है इमरजेंसी, उसके नीचे आपने काम करना है, या नीचे कोई आप एक्सकवेशन कर रहे हैं और नीचे कोई इमरजेंसी सर्विसेज है, लाइक कोई वाटर पाइप जा रही है, कोई गैस पाइपलाइन जा रही है, वो आप कुछ चीज़ों को सीनियर अथॉरिटी से, जो भी उससे रिलेटेड अथॉरिटीज़ है उससे परमिट लेना ही पड़ता है। ये ऐसा आप इंडक्शन में आपके एरिया के हिसाब से, आपके वर्क एरिया के हिसाब से आप इंडक्शन में समझा सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। ये परमिट टू वर्क सिर्फ इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं है, परमिट टू वर्क हर चीज़ से रिलेटेड है। इन केस आप स्कूल में काम कर रहे हैं, मैं स्कूल की फिर दोबारा से एक बात करता हूँ, कोई बोलेगा यार स्कूल में क्या ज़रूरत है। स्कूल में आप कर रहे हैं, आपके एक परमिट टू वर्क सिस्टम होना चाहिए। आप स्कूल चल रहा है और साथ के साथ आपके कोई लेबर भी चल रही है, वहाँ पे कोई बिल्डिंग की एक्सटेंशन चल रही है, वो बिल्डिंग की एक्सटेंशन चल रही है तो वो स्कूल से परमिट टू वर्क मिलेगा उनको, तभी वो काम करें तो ज़्यादा अच्छा है। कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहा है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस एरिया को कॉर्डन ऑफ करके रखने के लिए, ताकि कोई बच्चा खेलते हुए उधर ना आ जाए। तो वो चीज़ें सेफ़ रखने के लिए वो कॉन्ट्रैक्टर की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि उस चीज़ को, एरिया को सेफ़ कैसे रखा जाए। तो ये स्कूल में भी ये प्रोसेस यूज़ हो सकता है, ये किसी भी इंस्टीट्यूशन में। अब बैंक में जाएंगे तो बैंक में भी ये चीज़ प्रोसेस हो सकती है। बैंक में इलेक्ट्रीशियन आया जी, इलेक्ट्रीशियन ने आपकी 5 लाइट्स रिपेयर करनी है और वो आके सीधा आके ये तोड़ इधर लैडर खड़ी कर, उधर लैडर खड़ी कर, में काम करना है, वर्किंग आवर्स में आपको आके परेशान कर रहा है। आप उसके परमिट टू वर्क के अंडर एक टाइम निर्धारित कर सकते हैं कि इस टाइम में आना है और इस टाइम में जाना है। इस टाइम में कुछ गड़बड़ी होगी, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आपके पास एक रिकॉर्ड है कि इस टाइम पे ये आया था, आपके एक डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड है कि इस टाइम पे ये आया था और इस टाइम पे ये वर्क हुआ है, इस टाइम पे ये गड़बड़ी हुई है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो परमिट टू वर्क एम्प्लॉय को भी सेफ़ रखती है और एम्प्लॉयर को भी सेफ़ रखती है। अगर आपका डॉक्यूमेंटेड परमिट टू वर्क है, डॉक्यूमेंटेशन है, अगर आप डॉक्यूमेंटेशन नहीं करेंगे तो डेली बाय डेली ब्लेम गेम में चलता रहता है, वो प्रॉब्लम रहती रहती है हर इंस्टीट्यूशन में। उसके अलावा आप अपनी मैनुअल हैंडलिंग, जो प्लांट्स में काम करते हैं, जो डेली स्टोरेज हाउसेस में, लाइक वेयर हाउस में काम करते हैं आप लोग, तो वहाँ पे मैनुअल हैंडलिंग का बहुत रहता है। इंडिया में तो बहुत ही है मैनुअल हैंडलिंग का, कि अपने कुछ भी सामान उठाना है, कंधे पे पीठ पे उठाया और काम करना शुरू हो गए। वो शुरू शुरू में तो यंग एज में बहुत अच्छा रहता है कि चलो ठीक है, यंग ब्लड है, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। लेकिन जैसे जैसे आप एज आपकी कम होगी, आप 35-40 क्रॉस करेंगे, धीरे धीरे आपको परेशानियाँ आनी शुरू हो जाएंगी, पीठ से रिलेटेड, बैकबोन से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी, खड़ा नहीं हुआ जाएगा, कोई ना कोई हेल्थ इशू ऐसा आ जाएगा, बहुत लॉन्ग टर्म आप उसका एक्सपोजर रह गया। तो इसलिए मैनुअल हैंडलिंग के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे अगर कोई सामान आपने उठाना है, वो लिफ्टिंग के लिए कोई आइटम अवेलेबल है आपके पास, कोई हॉइस्ट अवेलेबल है, या लिफ्टिंग के लिए कोई आप मशीनरी फॉक लिफ्ट वगैरह यूज़ करते हैं, तो उस एम्प्लॉयज़ को पता होना चाहिए कि वो कैसे मैनुअल हैंडलिंग को कैसे अपने सेफली काम करना है। अगर आपने कोई छोटा मोटा बॉक्स उठाना है, वो मैनुअल हैंडलिंग भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन उससे रिलेटेड आपके एम्प्लॉयज़ को पता होना चाहिए कि वहाँ पे काम कैसे होना है सेफली। उसके अलावा आपके प्लांट्स ऑपरेशंस हैं, आपके प्लांट में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह कैसे काम होता है, वो चीज़ें आप डिस्कस कर सकते हैं। आप ये एक आपकी पॉलिसी होगी, हर इंस्टीट्यूशन में होती है कि ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़, मतलब ड्रग एंड अल्कोहल लेके आप कभी भी साइट पे काम नहीं करेंगे। कभी भी आप अल्कोहल के लेके इंजेस्ट करके आप कभी भी साइट पे काम करने के लिए नहीं आएंगे। ये एक बहुत बड़ा मैटर है, क्योंकि जनरली लोग अल्कोहल लेके ड्राइव कर लेते हैं, वो भी बहुत बड़े मैटर है। वी आपके रोड सेफ्टी भी आप डिस्कस कर सकते हैं। आपके इंस्टीट्यूशन में अगर ड्राइवर्स हैं, आपके इंस्टीट्यूशन में डेली टू डेली आप ट्रांसपोर्ट कंपनी है और आपके वहाँ पे ड्राइवर्स काम करते हैं, तो उनको सेफ़ ड्राइविंग का आप एक
सेफ़ ड्राइविंग के बारे में बता सकते हैं, सेफ़ ड्राइविंग कल्चर के बारे में बता सकते हैं कि आपने सेफ़ली रोड के ऊपर कैसे ड्राइव करनी है। आपने कभी भी अल्कोहल के इन्फ्लुएंस के अंडर आपने कभी भी, या ड्रग इन्फ्लुएंस के अंडर आपने कभी भी ड्राइविंग नहीं करनी है। तो ये सब चीज़ें आप डिस्कस कर सकते हैं। हर इंस्टीट्यूशन के लिए है ये सेफ्टी इंडक्शन, सेफ्टी रूल्स, ये हर इंस्टीट्यूशन में ज़रूरी है और हर इंस्टीट्यूशन के लिए ज़रूरी है, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है। अगर वो चाहते हैं कि आपके एरिया, आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक्सीडेंट्स और जो हैं और एक्सीडेंट्स कम हो, आपके एम्प्लॉयज़ सेफ़ रहे, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ज़रूर और ज़रूर इन चीज़ों को फॉलो कीजिए। उसके अलावा आपके साइनेजेस हो गए, साइनेजेस, अब मैं एक नया एम्प्लॉय हूँ, मैं न्यू जॉइनी हूँ, हम लोग वहाँ पे एक साइनेजेस देखा, आपने एक साइनेज देखा और उस साइनेज का अगर मेरे को मीनिंग ही नहीं पता है तो मैं उससे रिलेटेड, उस साइनेज का कोई मतलब ही नहीं है। तो आपके इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी तरह के साइनेज यूज़ होते हैं, आप वो सब साइनेज से अपने इंडक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, उनको बताएंगे कि ये साइनेज हमारी साइट पे हैं, इस साइनेज का ये मतलब है, ये मतलब है, ये चीज़ें आप उनको बताएंगे। उसके अलावा आप कंपनी के जो इमरजेंसी नंबर्स हैं वो डिस्कस कर सकते हैं। इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको कहाँ, कौन से नंबर पे कॉल करनी है, कहाँ से फर्स्ट एडर आएगा, फर्स्ट एडर रूम कहाँ पे है साइट पे, या फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ पे पड़ा रहता है, कहाँ पे आपने एक लोकेशन बनाई होगी फर्स्ट एड बॉक्स रखने की, या फर्स्ट एड कौन प्रोवाइड करता है आपके वहाँ पे, नर्स कौन है अवेलेबल इन केस ऑफ इमरजेंसी। ये सब चीज़ें आपके इंडक्टर्स को पता होनी चाहिए। मेक श्योर जब आप नंबर, इमरजेंसी नंबर शेयर करें तो वो इमरजेंसी नंबर तुरंत ही सभी मोबाइल निकाल के आपके सेव कर लें, ताकि क्योंकि आप इंडक्शन में जो कुछ बताएंगे उसमें से वो 50% ही साथ लेके जाएंगे। 50% फिर भी उनको डे टू डे, डेली टूल बॉक्स टॉक, डेली मीटिंग्स में उनको बताना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक ही बार आपने इंडक्शन दी तो बहुत कुछ सीख जाएगा, लेकिन फिर भी आप इंडक्शन देंगे तो 50% तो सीखेगा। 50% हम डेली टू डेली कवर कर सकते हैं, हम डेली जब वर्कआउट करेंगे, डेली जब हम वर्क करेंगे। और ये इंडक्शंस आफ्टर 6 मंथ्स और 1 ईयर आप रिवाइज भी कर सकते हैं अपने सारे एम्प्लॉयज़ के साथ कि अब 1 साल हो गया।